भारतीय राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं ने अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर दी। ये नेता जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए गए उसी पार्टी के खिलाफ किसी कारणवश मोर्चा खोल दिया। फिर ऐसे नेताओं ने या तो नई पार्टी बना ली या फिर विपक्षी दल में शामिल हो गए। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के सुरबागी हो गए। उन्होंने जेएमएम से बगावत करके अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने इसी साल 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। जमानत पर हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तीसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन गए। चंपई सोरेन ने महज 5 महीने यानी 153 दिन मुख्यमंत्री रहते झारखंड को अपनी सेवाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि जब उन्हें विधायक दल की बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दी गई और अचानक उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उन्हें दूसरा ऑप्शन तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एक दूसरे पोस्ट में कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 ऑप्शन बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होगा, मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। 10 नेता जिन्हें पार्टी ने बनाया मुख्यमंत्री लेकिन उठाया बगावत का झंडा। ऐसे ही भारतीय राजनीति में कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी आला कमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया लेकिन फिर इसके बाद एक अलग राह पकड़ ली। ऐसे ही नेताओं की चलिए आज यहाँ चर्चा करते हैं। जीतन राम मांझी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 1980 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस, जनता दल जैसे कई राजनीतिक दलों में काम किया लेकिन उनकी पहचान तब बनी जब वे 2005 में जनता दल में शामिल हुए। मई 2014 में जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं चला। 2015 में उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहा ताकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सके। मांझी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया लेकिन अंततः उन्हें बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत का सामना करना पड़ा। वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जीतन राम मांझी ने जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन कर दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी ने भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें केवल 1 सीट पर जीत मिली। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। फिर 2023 में भाजपा में वापस की और मोदी सरकार में सबसे उम्रदराज मंत्री बने। एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बनने की कहानी। नंदमुरी तारक रामाराव एक मशहूर तेलुगु अभिनेता थे जिन्होंने साल 1983 से 84 तक 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभाला। राजनीति में आने से पहले एनटी रामाराव ने करीब 300 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई। उनके अभिनय ने उन्हें जल्द ही सुपरस्टार बना दिया। साल 1949 में एनटी रामाराव की मना देशम फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1982 में एनटी रामाराव ने फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में कदम रखा और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा लोगों के अधिकार की रक्षा करना था। लोकप्रियता ने पार्टी को भी तेजी से मशहूर बना दिया और 1983 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने शानदार जीत हासिल की। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एनटी रामाराव के पहले कार्यकाल में कई अहम सुधार किए। उन्होंने गरीबों के लिए अन्ना कैंटीन की स्थापना की जहां सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता था। उनके कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई जिससे आम लोगों को फायदा मिले। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल 1984 से 89 था। एनटी रामाराव ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका पाया लेकिन इस बार उनकी अपनी पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो गया। एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने पार्टी की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए। समय के साथ अफवाहें फैलने लगी कि एनटीआर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे नायडू और ज्यादा नाराज हो गए। सितंबर 1995 में एनटीआर को अपनी ही पार्टी से बाहर कर दिया और खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। एनटीआर के ज्यादातर विधायक चंद्रबाबू नायडू के साथ चले गए। एनटीआर ने गवर्नर से विधानसभा भंग करने की अपील की लेकिन उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। 219 में से केवल 28 टीडीपी विधायकों ने उनका साथ दिया। आखिरकार नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनटी रामाराव ने नायडू के विश्वासघात को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू की लेकिन
जनता का समर्थन नहीं मिला। एनटी रामाराव इस राजनीतिक संकट को से कभी नहीं उबर पाए और जनवरी 1996 को उनका निधन हो गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय सेना में सेवा दी और एक कैप्टन के रूप में अपनी पहचान बनाई। सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की और बाद में राजनीति में कदम रखा। 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2002 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। पहले 5 साल का कार्यकाल ठीक ठाक रहा। 2017 में अमरिंदर सिंह ने फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस बार उनका सामना कई चुनौतियों से हुआ। 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी टकराव की स्थिति पैदा हुई। विधानसभा चुनाव से पहली बार 2021 में जब तनाव ज्यादा बढ़ गया तो अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। अपने इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह ने कई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया। केशुभाई पटेल, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री की कहानी। केशुभाई पटेल का जन्म 1928 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और राजनीति में कदम रखा। वे भारतीय जनसंघ के सदस्य बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। साल 1995 में गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1998 में फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन 2001 में उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। बीजेपी आला कमान में उन्हें स्वास्थ्य कारणों और 2000 में भूकंप राहत कार्यों में कथित अनियमितताओं के कारण हटा दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। केशुभाई पटेल को इससे गहरा दुख हुआ और 2012 में बीजेपी छोड़ दी। उन्होंने अपनी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी 2013 के राज्य चुनाव में बुरी तरह हार गई। इसके बाद 2014 में बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। केशुभाई पटेल का 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। उन्होंने गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनाई, लेकिन अंततः पार्टी के भीतर राजनीतिक संघर्ष के कारण उन्हें हटा दिया गया। जब पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने की बगावत, एक समय नारायण राणे सक्सेना ने बेहद खास नेता के तौर पर गिने जाते थे। उन्हें शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का समर्थन हासिल था। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत एक वार्ड लीडर के रूप में शुरू हुई। वो बृहन मुंबई नगर निगम में एक पार्षद बने और बाद में बीएसटी समिति के अध्यक्ष। 1991 में सिद्धू-दुर्ग के विधायक चुने गए। 95 में डेयरी विकास मंत्री का पद संभाला। इस तरह वो धीरे धीरे शिवसेना के नेतृत्व तक पहुंच गए। साल 1999 में जब मनोहर जोशी भूमि घोटाले में फंस गए तो बाल ठाकरे ने उनकी जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। वहीं बाला साहब ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी करने लगे तो राणे उनके खिलाफ नाराज हो गए। उन्होंने तब शिवसेना छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। शिवसेना के 40 विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। 2017 में नारायण राणे ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष की स्थापना की। ये पार्टी अंततः साल 2019 में भाजपा में विलय हो गई और खुद भी भाजपा में शामिल हो गए। जुलाई 2021 में राणे को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस तरह नारायण राणे एक वार्ड लीडर से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और फिर शिवसेना से बगावत करके कांग्रेस भाजपा में शामिल हुए। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 2003 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। उसके बाद 2013 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने फिर से जीत हासिल की और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस बार उनके कार्यकाल में कुछ विवाद हो गए। दरअसल 2015 में वसुंधरा राजे की छवि पर सवाल उठने लगे जब पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के साथ उनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का आरोप लगाया गया। ललित मोदी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और विदेश भाग गए। वसुंधरा पर आरोप लगा कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन जाने में मदद की। इस विवाद में उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। पार्टी आला कमान की भी नाराजगी बढ़ा दी। हालांकि 2018 तक उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई।
इसके बाद आरोप लगा कि 2021 में जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की तो वसुंधरा राजे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के साथ मिलकर गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर होती गई। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए भजन लाल शर्मा को उम्मीदवार बना और पार्टी ने जीत हासिल की। अनाद्रमुख का एक वफादार नेता, तमिलनाडु की राजनीति में ओ पनीरसेल्वम एक बड़ा नाम है जो सुप्रीमो जयललिता के उत्तराधिकारी माना जाता था। पहली बार 2001 में जब AIADMK की नेता जयललिता को अदालत की ओर से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, तब पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का CM बनाया। 162 दिन मुख्यमंत्री रहे। जब जयललिता ने फिर से पार्टी की बागडोर संभाली तो पनीरसेल्वम ने कुछ सी स्वेच्छा से अपनी छोड़ दी। इस तरह वो 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। हालांकि उनके सभी कार्यकाल अल्पकालिक थे, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया ताकि जयललिता फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। एक बार तो उन्होंने शशिकला के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था।